दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड का ऑप्शन आपके सामने होंगी। उन 5 सेकंड्स में आपको तय करना है कि आपकी राइट ऑप्शन कौन सी होगी। हालांकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे आपको 20 सेकंड से लेकर 35 सेकंड्स तक का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मेन एग्जाम्स में जब जाएंगे तभी आपकी सक्सेस जो है वो निर्धारित होगी। क्लियर है? आई होप यहां पे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्विज, जो कि आधारित है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने से पहले नेहरू जी ने कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने पहली बार यह भूमिका किस अधिवेशन में निभाई थी? ऑप्शन आपके सामने है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है बी। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। क्लियर है? दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, इससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की थी या किस अधिवेशन में की थी? तो वर्ष तो 1929 आ जाएगा और अधिवेशन जो है वो लाहौर अधिवेशन आ जाएगा। अगला प्रश्न कि लाहौर अधिवेशन जिस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, इसी अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत हर वर्ष 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट नोट कीजिए, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेगा। और भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। क्लियर है? तो आई होप आपका पहला प्रश्न ठीक हुआ होगा और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी और प्रश्न है वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में रहते हुए लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, ऑप्शन सी, अगर आप ऑप्शन सी को देख रहे हैं, ये तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है और ये किताब भी जो है महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बचती हैं हमारे पास दो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? तो दोस्तों, दोनों ही किताबें जो हैं ये पंडित नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई हैं, लेकिन यहां पे हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों, ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर? ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जेल में ही लिखी गई है, लेकिन ये जो बुक है ये आधारित है पंडित नेहरू द्वारा लिखे गए इंदिरा गांधी के पत्रों पे। क्लियर? तो पंडित नेहरू ने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये लेटर्स लिखे थे, ये उस पे आधारित है, जहां पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड
का जो सिनेरियो चला है, पॉलिटिकल सिनेरियो और ज्योग्राफिकल सिनेरियो, उसके बारे में लिखा है। तो वो बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये भी जो है ये जेल में ही लिखी गई है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, नेहरू की विदेश नीति काफी हद तक गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी। किस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष यानी नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट की औपचारिक स्थापना को चिन्हित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, राइट आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन है बी, बेलग्रेड सम्मेलन। बेलग्रेड सम्मेलन। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई। दो उस टाइम पे सुपर पावर्स थी जिनका नाम यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर, जिसको हम वर्तमान में रूस यानी रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस वक्त यूएसएसआर का हिंदी नाम जो था वो सोवियत संघ था। अब इंडिया नया नया आजाद हुआ था, तो भारत ना तो अमेरिका के साथ जाना चाहता था ना ही रशिया के साथ। तो यहां पे उन्होंने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था जोसेफ ब्रोज टीटो, नाम नोट कर लीजिए, जोसेफ ब्रोज टीटो, इनके साथ मिलकर एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम गुट निरपेक्ष था, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। दोस्तों, इसकी जो अनौपचारिक अनऑफिशियल पहली मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी बाडुंग में। बाडुंग जो है ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। यहां पे इसकी जो एक अनौपचारिक मीटिंग हुई, लेकिन एक्चुअल में औपचारिक स्थापना की अगर बात करें तो 1961 में बेलग्रेड में हुई। बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया। क्लियर? अगर वर्तमान में हम देखें कि नैम के यानी गुट निरपेक्ष जो संगठन है, इसके कितने सदस्य हैं, तो 121 सदस्य हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 1955 में हुई, लेकिन इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो 1961 में हुई बेलग्रेड में। क्लियर? ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। इस स्थापना जो है वो 1955 में हुई, लेकिन इसकी जो पहली ऑफिशियल मीटिंग है वो बेलग्रेड में 1961 में हुई। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया जो है वो को फाउंडर है गुट निरपेक्ष संगठन का। क्लियर? अब इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया जो है इस टाइम पे दो पावरफुल देश थे, एक का नाम यूएसए और सेकंड यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो आधी दुनिया जो है वो तो चली गई यूएसए के साथ, और यूएसए ने एक संगठन बनाया जिसका नाम नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। ठीक है, 1949 में। और बहुत सारे देश जो हैं वो रशिया के साथ चले गए। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि ना तो वो अमेरिका के साथ जाएगा ना वो रशिया के साथ। तो यहां पे इस संगठन जिसको कहा गया गुट निरपेक्ष, ठीक है, यानी हम किसी भी गुट में नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे अमेरिका और रशिया दोनों में कोल्ड वॉर चली हुई है। कोल्ड वॉर मींस ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में वॉर चली हुई है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो टर्म कोल्ड वॉर है, ये सबसे पहले बर्नार्ड बरूच ने 1947 में कॉइन की। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बर्नार्ड बरूच, BERNARD, बर्नार्ड बरूच, BARUCH, बर्नार्ड बरूच। ये 1947 में ये टर्म कॉइन की गई थी बर्नार्ड बरूच द्वारा, कोल्ड वॉर। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का एक समूह था। भारत ने इस सिद्धांतों पर आधारित पहला समझौता किस देश के साथ किया था? पंचशील यानी यहां पे 5 सिद्धांत थे, जिसमें पहला जो पॉइंट था वो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। सेकंड, कि कोई भी देश जो है एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, ट्रेड की दुनिया में दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। और पांचवा था शांतिपूर्ण अस्तित्व, यानी सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो भारत ने ये पंचशील सिद्धांत बनाया नेहरू जी ने, और सबसे पहले जो समझौता किया गया था चीन द्वारा। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अनफॉर्चुनेटली भारत उस युद्ध में हारा। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले जो उल्लंघन किया वो चीन ने ही किया था। यहां पे भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता रहा, लेकिन चीन ने इस बात का सम्मान नहीं किया। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने नेहरू को किस जेल में बंद किया था? तो दोस्तों आपको पता है 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया और यहां पे करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति। और ये जो शुरू किया गया था ये गोवालिया टैंक मैदान, नोट कीजिए, गोवालिया टैंक मैदान से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में गोवालिया टैंक मैदान का नाम अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। क्लियर है? जितने भी क्रांतिकारी थे उनको सभी को यहीं से गिरफ्तार किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहां से गिरफ्तार करके अहमदनगर किला, जो कि महाराष्ट्र में ही है, वहां पे बंदी बना लिया गया था। क्लियर? तो यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? यहां पे अगर हम बात देखें ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर अगर हम देखें, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तो गांधी जी की आत्मकथा है। द बंच ऑफ ऑल लेटर्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे गए थे ये उन पे आधारित है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लेटर्स जो हैं इंदिरा गांधी को लिखे और उसमें पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए थे, तो उन देशों की जो आर्थिक नीति है, उनकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाद में एक किताब पब्लिश की गई जो इंदिरा गांधी को लेटर लिखे गए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
क्लियर है? लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, नेहरू जी को अक्सर आधुनिक भारत का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। तो एक प्रश्न तो सीधा सीधा से यहां से आ जाता है कि हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब अगला प्रश्न जो है, उन्होंने किस मॉडल के आधार पर आर्थिक विकास पर जोर दिया? दोस्तों ये है समाजवाद। समाजवाद पिछले वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। गांधी जी का समाजवाद यानी प्रकृति ने जो हमें चीजें दी हैं उस पे सभी का हक है। क्लियर? 8वां प्रश्न है, नेहरू जी के अधीन भारत ने परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के जनक कौन थे जिन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर कार्य किया यानी काम किया? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वर्तमान में इंडिया का जो न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम है बार्क, BARC। उसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक। क्लियर? 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहां लिखी थी? जैसा मैंने आपको बताया कि नेहरू जी को जेल में, अगर हम नेहरू जी के पूरी लाइफ के बारे में बात करें तो नेहरू जी ने अप्रोक्सीमेटली 10 साल, अपनी पूरी जिंदगी के 10 साल जो हैं वो जेलों में बिताए। और नेहरू जी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो भी जेलों में ही लिखी गई। ठीक है? तो नेहरू जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये लिखी है अहमदनगर किला जेल में। क्लियर? आई होप यहां तक सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालें। और जितने भी लोग इस क्विज को देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे, वो अपने अपने मार्क्स जरूर डालिएगा मैसेज बॉक्स में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 1 नंबर आता है या आपके सारे के सारे ठीक होते हैं। ठीक है? लेकिन ये मुझे मदद करेगा कि मैं अगर एक्सप्लेनेशन दूं अगले आने वाले वीडियोस में तो उसको आसान से आसान शब्दों में और अलग अलग तरीकों से मैं आपको समझा पाऊं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन आपके सामने है, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, और ये हैं गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, नेहरू ने किस वर्ष को भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना के लिए जाना जाता है? यानी यहां पे नेहरू जी ने किस वर्ष भारत में प्लानिंग आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग? तो दोस्तों ये है 1950। दोस्तों 1950 में नेहरू जी ने योजना आयोग की स्थापना की। इसका आइडिया इनको मिला था रशिया से, क्योंकि रशिया ने 1928 में, ठीक है, याद रखिए 1928 में योजना आयोग उन्होंने डिसाइड किया था कि हर 5 वर्ष के बाद हम एक टारगेट रखेंगे 5 वर्षों के लिए, और 5 वर्ष के बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हमने उस टारगेट को अचीव करने में कितनी सफलता हासिल की। और इसी आधार पर भारत में भी नेहरू जी ने ये आइडिया दिया
और 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। अब नेहरू जी का जो आइडिया था समाजवाद का, समाजवाद जो कि उन्होंने एक आइडिया अपनाया था कि जितनी भी प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं उन पे सभी का हक होना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट किया पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर और पहली पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने स्टार्ट की थी 1951 में और वो चली 1956 तक। फिर पंचवर्षीय योजना, तो नेहरू जी ने योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक मंदिरों के रूप में नेहरू ने किसे संदर्भित किया था? तो दोस्तों, भारत में आजकल राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर की कल्पना की जाती है और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो इसकी बात करते हैं। लेकिन जो नेहरू जी हैं उनका एक विजन था। उनका विजन ये था कि आधुनिक मंदिर यानी मॉडर्न इंडिया के जो मंदिर होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे बड़े औद्योगिक और नदी और घाटी परियोजनाएं, सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाएंगी वो आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। ठीक है, मंदिरों में आप जाते रहिए, मंदिरों से नौकरी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर बिग इंडस्ट्रीज यहां पे बने और जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं यहां बने, तो ये नेहरू जी का विजन था। ठीक है, तो वर्तमान के नेताओं में और पुराने नेताओं में यही फर्क था। क्लियर है? और वैसे भी जिस देश में शिक्षा के मंदिरों से ज्यादा भगवान के मंदिर हों तो उसको जो है भगवान ही बचाएगा। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेहरू द्वारा 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद उन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों, ये मैंने रैंडम क्वेश्चंस डाले हुए। ठीक है, तो यहां पे रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे। आंसर है इसका मुंबई, क्योंकि 1942 में बॉम्बे से ही इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ग्वालियर टैंक मैदान, अच्छे ढंग से इसको सुन लीजिए, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में इसी का नाम अगस्त क्रांति मैदान भी रखा गया था और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो सारे के सारे नेता जो हैं यहीं से गिरफ्तार किए गए थे। क्लियर? 14वां प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार में नेहरू जी के पास कौन सा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, यहां पे पोर्टफोलियो और मंत्रालय में समझने की जरूरत है। पोर्टफोलियो जो था अंतरिम सरकार में, टेम्पररी जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, वो था उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद। जो 1946 में कैबिनेट मिशन ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, उसमें उपाध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर हम मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय जो था वो पंडित नेहरू के पास था। क्लियर? 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार में किस रक्षा मंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ा था? कुछ क्लैरिकल मिस्टेक है, तो ये है कृष्ण मेनन। वी कृष्ण मेनन जो थे वो उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री थे और अनफॉर्चुनेटली 1962 में भारत चीन से हारा और वी कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी
किस अवसर पर दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उसी को कहा जाता है टेरेस्ट विद डेस्टिनी। क्लियर? ये भाषण जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है और मेरी आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप उस भाषण को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस भाषण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इसमें भारत की ओर से तो नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे, पाकिस्तान की ओर से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो अयूब खान। क्लियर? तो अयूब खान। यहां पे मैं आपको दो प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। पहला प्रश्न ये है कि ये जो सिंधु जल संधि हुई, वर्ष तो मैंने आपको दे दिया, ये किस दिन हुई थी? यू हैव टू मेंशन द डेट एंड द प्लेस, और कहां हुई थी। हिंट मैं आपको देता हूं, भारत में नहीं हुई थी। क्लियर है? तो दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, नेहरू जी ने प्लानिंग और पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली थी? तो दोस्तों इसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। आई होप यू विल मार्क राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज सोवियत संघ। क्लियर? तो आई थिंक आई नीड नॉट टू गो इन डिटेल, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की बहन जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ईयर नोट कीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी और ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, नेहरू जी के शासनकाल में भारत ने किस वर्ष गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया? दोस्तों इंडिया तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन गोवा में अभी भी पुर्तगाली थे। ठीक है, तो यहां पे 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 भारत ने यहां पे ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को आजाद करवाया। तो राइट आंसर इज 1961। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर और हमारा 21वां प्रश्न है, नेहरू की जीवनी किसने लिखी थी जिसका शीर्षक जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ये है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1950। 1950 में ये पुस्तक जो है पब्लिश हुई थी। क्लियर? बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न जो है, किस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना के लिए नेहरू ने कहा था कि यह स्वतंत्र भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रतीक होगा? राइट आंसर इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, यानी आईआईटी खड़गपुर की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर जो है
ये भारत की पहली आईआईटी थी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। भारत की पहली आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये खड़गपुर में थी। और खड़गपुर जो है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना, जैसा कि आपको पता है, जो आईआईटीज हैं वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 15 मई 1950 को की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में लागू हुई थी और वो 1956 में खत्म हुई। दोस्तों, जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू पे प्रश्न खड़े करते हैं वर्तमान में, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में ही इंडिया के 5 आईआईटीज बन चुके थे। ठीक है, जो लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तो इंडिया के अब वर्तमान में जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो हैं आईआईटीज। तो इनको खड़ा करने का काम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इसरो की स्थापना, भाभा एटॉमिक रिसर्च की स्थापना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। क्लियर है? यहां से बढ़ते हैं हम अपने 23वें प्रश्न की ओर, और हमारा 23वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, यहां तो आपके लिए एक बड़ा आसान प्रश्न आ गया, क्योंकि ये जो क्विज चल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ही है, तो आप तो डायरेक्टली इसको मेंशन कर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वहां तो मिक्स बैग होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भारत की यूनियन पावर्स कमेटी, जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसमें 22 कमेटीज बनी थी और उनमें से एक थी यूनियन पावर्स कमेटी। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? बढ़ते हैं अपने पेनल्टीमेट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, नेहरू ने अपने किस प्रसिद्ध भाषण में कहा था, आजादी और शक्ति जिम्मेदारी लाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको पता चल गया होगा। यह है टेररिस्ट विद डेस्टिनी। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आधी रात को जो भाषण दिया था और जब भारत आजाद हुआ था, तो अपने महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा था कि आजादी हमें मिल चुकी है और अब शक्ति यानी पावर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया गया। तो उन्होंने बोला कि आजादी और शक्ति जो है ये जिम्मेदारी लाती है। क्लियर? तो ये कहा गया टेररिस्ट विद डेस्टिनी में। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, और हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है, भारत में मानवाधिकारों की वकालत सबसे पहले किसने की? ठीक है, ह्यूमन राइट्स, यहां बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बात की सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में। 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम मानवाधिकारों की बात की थी। क्लियर है? आई होप दोस्तों ये 25 प्रश्न जो हैं वो आपके सभी के सभी ठीक हुए होंगे, मैं मान के चलता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक
इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी के सभी प्रश्न ठीक हुए होंगे। अगर आपने ये क्विज ट्राई किया है तो मेरी आप सभी दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके प्रश्न ठीक हुए हैं आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, आपके द्वारा जो मैसेज भेजे जाते हैं उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उन पे क्विज तैयार कर सकूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको महसूस होता हो, अगर आपके दिल को लगता हो ये वीडियो जो है एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थम्स अप का बटन दबाइए, घंटी नाम की बेल एक आइकन है यहाँ पे वो बना हुआ है, आप उसको दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आंसर जरूर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट यही है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।